Hi. So from today, we are starting a very important series. This series will be for those students who find it difficult to understand newspaper on their own. स्टार्टिंग में हमारा फोकस किस चीज़ पे रहेगा कि हम एक्सप्लेन सेक्शन जो आता है इंडियन एक्सप्रेस पे मेजरली उसी पे कंसंट्रेट करने वाले क्यों। फिर देखो, जब हम करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू करते हैं तो दिन में अगर 2-3 अच्छे आर्टिकल भी पढ़ लोगे, दैट इज मोर देन इनफ। एंड बट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। जितना ज़्यादा आप लोग कंसिस्टेंट रहोगे, उतना ज़्यादा आप इवेंचुअली इसमें महारत हासिल कर पाओगे। करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज़ है जो प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और जो मेंस के लिए भी बहुत ज़्यादा रेलिवेंट रहती है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं सर नोट्स बनाना नहीं आता, हमें नोट्स कैसे बनाए। तो वो भी चीज़ मैं आपको टिप्स साइड बाय साइड देता रहूँगा। हमारा एम ये रहेगा कि हम वीकली एटलीस्ट 3 to 4 वीडियोज़ ऐसे लेके आएँ, जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होंगे उसको हम कवर करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि एक वीडियो में 2 दिन के आर्टिकल कवर कर दे। जिस दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स नहीं, उस दिन हम कवर भी नहीं करेंगे। एक्सप्लेन सेशन देखो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इवेंचुअली क्या होता है कि जो एक बर्निंग इशू होता है करंट अफेयर्स में, उसके ऊपर पूरी क्लैरिटी वो देने की कोशिश करते हैं। एंड दैट इज समथिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर सिविल सर्विसेज। सिर्फ न्यूज़ को फॉलो करना करंट अफेयर्स नहीं है पढ़ना, आपको उसकी जो मुद्दा है उसको अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। मीडियम हमारा मिक्स रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिक्स करके पढ़ेंगे। देखो, मैंने भी जो न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया था तो मुझे थोड़ा टाइम लगा था। ऐसा नहीं था कि आप 1-2 महीने के अंदर ही अपने बेस्ट कैपेसिटी पे आ जाएंगे। बट मेरा एम ये है कि आप लोग धीरे धीरे करके सेल्फ इंडिपेंडेंट जो वाली फेज होती है उसमें पहुंच जाए। क्योंकि देखो, जितने भी मैक्सिमम टॉपर्स होते हैं, व्हाट दे डू, दे फॉलो ए सीरीज फॉर फ्यू मंथ्स एंड इवेंचुअली दे आर एबल टू डू इट ऑन योर ओन। तो आप भी ऐसी कोशिश करिए कि इनिशियली कुछ मंथ्स मुझे फॉलो कर लीजिए, उसके बाद फिर आप इसको खुद से भी पढ़ना शुरू कर लीजिए, बिकॉज दैट विल रिड्यूस योर टाइम ऑन डेली बेसिस। And this is mostly for students who are writing prelims in 2024, who are going to write mains in 2024, and eventually 25 के बच्चों के लिए जो बिल्कुल start कर रहे हैं। I will be starting it from the very basic level, and eventually all of you need to understand that कि जितना अच्छे से आप इसकी पढ़ाई करोगे, जितना तरीके से आप इसको समझोगे, उतना अच्छा आपका रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, so let us start from today. We'll start from the explained section of the Indian Express. कभी मुझे और अच्छे आर्टिकल्स भी मिले तो वो भी मैं कभी कभार बीच में डिस्कस कर लिया करूँगा, बट दिस इज गोइंग टू बी समथिंग विच विल डू एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स अ वीक। आप लोगों को बहुत अच्छी क्वालिटी मिलने वाली है, तरीके से आप इसको पढ़िए, हाथ से इसको स्टार्ट कर दे। चलिए, सो इफ यू सी द आर्टिकल्स फॉर टुडे एक्सप्लेन सेक्शन में, तो 3 या 4 अच्छे आर्टिकल इसमें आए हुए हैं। अगर मैं पहला आर्टिकल देखूँ, तो फर्स्ट आर्टिकल है, दिस इज अबाउट डिसक्वालिफिकेशन ओवर ग्राफ रवि वर्सेस तमिलनाडु गवर्नमेंट अगेन। So R.N. Ravi, he is the governor. He is the governor of Tamil Nadu. As all of us know, देखो ये टॉपिक हम पढ़ें क्यों? हमें सिर्फ ये न्यूज़ पढ़ के तो कोई फायदा होने वाला है नहीं। हम ये आर्टिकल पढ़ इसलिए रहे हैं बिकॉज गवर्नर इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, राइट? एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है। एंड इवेंचुअली क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि फ्रॉम लास्ट मेनी ईयर्स, ये कोई 1 साल की कहानी नहीं है, देयर हैज बीन अ टसल बिटवीन द गवर्नर्स एंड द अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज। जैसे अगर हम अभी बात करें तमिलनाडु की, तो डीएमके गवर्नमेंट इट इज रूलिंग तमिलनाडु, हाउएवर द गवर्नमेंट इन एट द सेंटर इट इज बीजेपी। सो इनके बीच में इट्स नॉट जस्ट अबाउट दीज टू पॉलिटिकल पार्टीज, पहले भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा रही है। इनफैक्ट द फ्रीक्वेंट यूज ऑफ emergency, state emergency previously, सारा प्रॉब्लम इसी के ऊपर रहता है। So we have to understand what is the issue and then we'll delve into the broader sections of this. So let us first see the issue, इवेंट क्या हुआ है। तो अगर हम इवेंट की बात करें, Supreme Court on Monday agreed to hear a plea by Tamil Nadu seeking its intervention in reinstating K. Ponmudi. So K. Ponmudi, he is a very senior leader from DMK. He was charged by Madras High Court. So as you can see further, Madras High Court convicted him of a disproportionate asset case. So eventually जितने भी public functionaries हैं उनको डिक्लेयर करना पड़ता है जब भी वो नॉमिनेशन पेपर फाइल करते हैं किसी भी इलेक्शन के लिए, कितना हमारा असेट है, कितना हमारा इनकम है, ये हमारे सोर्सेज है। अगर उनका उनसे ज़्यादा एसेट है तो इवेंचुअली दैट कम्स इनटू द क्वेश्चन। सो वो इस केस में आया। This case has turned into another flashpoint between state government and Governor R.N. Ravi. So what do we understand from this is that this has become a frequent problem, right? This has become a frequent problem with respect to the governor and the state government. अब इसको हमें समझना पड़ेगा कि मतलब eventually logic क्या है इसके पीछे। So let us see the story, then we'll go into the constitutional sections, क्या क्या important है हम लोगों के लिए।
The Madras High Court on December 19 last year overturned a trial court verdict acquitting Ponmudi. So at the lowest level of the court, K. Ponmudi, he was acquitted. However, that was turned by the Madras High Court. The High Court convicted the former minister, I think he was a minister, and his wife, and awarded a 3-year jail term. Now, 3-year jail term is very, very significant for the discussion of this article. Why? Because if any elected functionary is given more than the jail term of 2 years, eventually उनको election से भी debar कर देते हैं. The same has happened with Rahul Gandhi very recently. And then eventually he was able to get the relief from the Supreme Court. तो आप ये चीज समझने की कोशिश करिए कि 3 years का हो गया, 2 years के उससे ज़्यादा जैसे ही होता है, then it becomes a very big problem for the politician. Because politician का जो एक main काम है, what is they want to contest an election, they want to win it, they want to become part of these lucrative offices, and वो हो ही नहीं पाएगा अगर वो eventually contest नहीं कर पाएंगे. The couple was on trial for amassing assets. So eventually, when he was a Minister of Mines and Minerals from 2006 to 2011, that was the time period eventually during which he was having the disproportionate asset, and that's how he was convicted by the High Court. Now the decision it triggered, this is which is the most important act with respect to this is a Representation of the People Act 1951. Section 8(3). What does it state? A person convicted of any offense and sentenced to imprison for not less than 2 years shall be disqualified from the date of such conviction. Please understand, date of such conviction, and shall continue to be disqualified for a further period of 6 years since his release. तो अगर हम इस केस में देखें, 3 साल का उनको कन्विक्शन मिला है ना, सेंटेंस मिल गया इन द जेल, तो 3 years plus 6 years उसके बाद तो 9 साल के लिए उनका पॉलिटिकल करियर फिनिश हो जाता, right? The same has happened even with Lalu Prasad. That what we have seen that he was sentenced and चार चौरा घोटाला में उनको सेंटेंस मिल गया, तो उसके बाद 6 साल और तक वो इलेक्शंस को कंटेस्ट नहीं कर सकते. While Ponmudi was disqualified and could no longer be minister, he moved to Supreme Court on challenging the High Court ruling. तो वो तो आप सब लोगों को पता है कि right to appeal रहता है, तो you can always go for relief from the Supreme Court. So on March 11, very recently, Supreme Court, comprising of Justice Abhay Oka and Ujjal Bhuyan, so they stayed the conviction, उन्होंने conviction को stay कर दिया, and the sentence. देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है conviction कि भाई ठीक है कि इन्होंने गलती करी है, दूसरा होता है sentence कि कितना sentence हमें देना. दोनों को अलग अलग logic से Supreme Court देखता है. So in this case they have stayed both conviction as well as the sentence. The grant of stay essentially meant that his conviction was put in abeyance or was suspending pending a final decision, as though it did not exist until the final verdict on the appeal came through. Since his disqualification from the legislature flowed from the conviction which grant of stay, no ground existed for the disqualification. So since the stay has been given by the Supreme Court, naturally what would have happened, governor could have easily reinstated him. But अब उसमें problem क्या चल रहा है वो समझने की कोशिश करते हैं. The Supreme Court acknowledged that the sentence has to be suspended as, in view of operation of Section 8(3), irreversible situation will be created if the conviction is not suspended. So Supreme Court ने इसको suspend कर दिया. Accordingly, we direct that the conviction under this shall also stand suspended. तो ये आपका दोनों जो justices हैं उन्होंने इसको effectively suspend कर दिया, conviction as well as the sentence. Now this is stated that position law and has been followed in a line of precedent. तो ये काफी बार हुआ है, same as I've told you happened in the case of Rahul Gandhi. Even the initial Surat trial court उन्होंने verdict दे दिया था उनके ऊपर. Eventually he went to the Gujarat High Court और उन्होंने उसको कोई भी ज़्यादा relief नहीं दिया. Then he finally went to Supreme Court, and however thereafter he was reinstated as the member of Parliament. Similar case has happened even with Lakshadweep MP Mohammad Faisal, है ना. आप सब लोग जानते हैं Lakshadweep has been in news because of the whole ruckus which was created in the Maldives equation. Prime Minister went there. Eventually we are even trying to increase the tourism in that area. So he was sentenced for 10 years in jail. However, later on it was relief was provided from Supreme Court and he was reinstated in March 2023. So ये एक बहुत ही normal सा चीज़ है कि अगर किसी को convict हुआ, if relief comes from the Supreme Court, then they can be reinstated. But इस केस में क्या हो रहा है, as I have already told you, situation is becoming a bit grim. प्रॉब्लम क्या है कि गवर्नर का और जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनका जो रिलेशनशिप है, इट इज़ नॉट द बेस्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम.
एंड वो हमें समझना पड़ेगा फ्रॉम ए लार्जर कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल, बिकॉज governor has been given a very unique position in Indian constitution, and if they are not going to follow this law and the spirit, eventually ऐसी टर्सल्स इंक्रीज होती रहेंगी। और इसके ऊपर जो फाइनल चीज़ें हैं उनको काफ़ी बार सरकारिया कमीशन, फुंची कमीशन ने डिस्कस किया है कि हाउ द ओवरऑल रोल ऑफ गवर्नर शुड बी। अब वो चीज़ हम लोगों को इसलिए भी याद रखनी है बिकॉज मेंस में क्वेश्चन इजीली आ सकता है। ये पूरा टॉपिक जो है वो मेंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे रेदर देन प्रीलिम्स। गवर्नर्स ऑब्जेक्शन, नाउ व्हाट आर द गवर्नर्स ऑब्जेक्शन? The current chief minister M.K. Stalin, he wrote to the governor, okay, on March 14, please allot him higher education portfolio to the suspended personality, okay, Pon Modi. However, R.N. Ravi, he rejected the recommendation to reappoint him, and he gave his own arguments. And what were those arguments? He said that, now this is a very technical thing you have to understand. He said that it has, the conviction is only suspended, it is not nullified. राइट, सो राइट नाउ द कन्विक्शन इज दैट इट इज ओनली सस्पेंडेड, उसको नलीफाई तो नहीं किया गया है, एंड नीदर इट हैज बीन सेट असाइड, कि इसको सेट असाइड ही कर दे कि नहीं, दोबारा से हम इसके अंदर डेल्व करेंगे, विल अगेन कम बैक विद आवर ओन, फिर से उसको हम अपनी मेंटल फैकल्टी से एग्जामिन करेंगे। तो वैसा कुछ तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला ही नहीं है। दैट इज पर्टिनेंट टू नोट दैट, ओके, दैट द ऑर्डर हैज सस्पेंडेड द कन्विक्शन बाय वे ऑफ इंटरिम रिलीफ। इट मींस द कन्विक्शन though existent has not been made operative, it has not been set aside. So this is the reason which has been given by the governor कि जब तक set aside नहीं करेंगे, I'm not going to reinstate them. Further, he also comes up with a एक तरीके से commentary के साथ आते हैं that the current charges they are relating to moral turpitude, है ना, कि सारी गलत काम हो चुके हैं, relating to corruption, he is committed as a public servant. His reintroduction in the Council of Ministers would eventually be against constitutional morality. Now all of you should know, UPSC asked the question in May, so what is constitutional morality? इसको पढ़ना, होमवर्क की तरह लेना, ठीक है, ये तो कमेंट्स में लिखना है इसका डेफिनेशन कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। थोड़ा सा एंगेज करते हैं यार, अच्छे से समझते हैं करंट अफेयर्स को धीरे धीरे करके, एंड यू विल गेन फ्रॉम माय एक्सपीरियंस एंड आई विल बी एबल टू हेल्प आउट अ लॉट ऑफ यू। कोशिश करते हैं साथ में पढ़ाई करने की। Hence, I am unable to accede to your request. So this has been the stand of governor. अब आप एक चीज समझिए कि ये इतनी माइन्यूट चीजें हैं कि इनके अंदर बड़ा मुश्किल है अनलेस द फाइनल क्लियर कट स्टैंड्स कम फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। डेमोक्रेसी में क्या होना चाहिए ना, मिलजुल के चीजें चलनी चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल एफिलिएशन, बिकॉज बोथ चीफ मिनिस्टर एज वेल एज गवर्नर अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज हैं एक तरीके से। और आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, अगर ये ठीक से काम नहीं होगा देन द इंडियन डेमोक्रेसी इज बाउंड टू गेट अफेक्टेड। ऑलराइट, सो व्हाट दिस टसल इज ऑल अबाउट। तो फाइनली उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स भी बताए हैं, आप सब उनको नोट कर सकते हैं या रिवाइज कर सकते हैं जब भी आप अपने लक्ष्मीकांत का बुक पढ़े। Article 164 of the Constitution states that CM shall be appointed by governor and other ministers shall be appointed by the governor on the advice of the CM, and the ministers shall hold office during the pleasure of the governor. तो इसमें तो देखो पोजीशन क्लियर है। However, several Supreme Court rulings have interpreted that power of governor primarily follows from the aid and advice of the Council of Ministers. It means whatever is the aid and advice is given by them shall be followed. अब ये प्रॉब्लमेटिक है। सेम केस आपका दिल्ली केस में भी आता है। In Delhi case also, Supreme Court judgment has come that LG does not have the power, okay, to even effectively nullify all the decisions of its democratically elected government. But ये हो जाता है, तो ये चीज़ें हमें जाननी पड़ेंगी। That's why Supreme Court even expressed serious concern about governors not acting on bills. Following this, Governor R.N. Ravi had to return 10 pending bills to the state government. So this is how the tussle is continuing. Why this article is important? Please try to understand that क्या क्या facts हमें याद करने, एक बार उनको मार्क कर लेते हैं। Number 1, आप section 8(3) of रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट 1951 को याद रखेंगे। अगर उसके अंदर 2 ईयर से ज़्यादा की अगर आपको सेंटेंस इवेंचुअली मिल जाता है तो फाइनली आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। एंड व्हाट इज द इफेक्टिव पीरियड? द सेंटेंस प्लस 6 ईयर्स, उतने साल तक आप पॉलिटिकल पावर से बाहर हो गए हो, ठीक है। सेकेंड, विच इज इवन मोर इम्पोर्टेंट फ्रॉम मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू, कि आपको यह याद रखना व्हाट आर द स्पेसिफिक tussles which are going on between the office of governor versus वेरियस अपोजिशन स्टेट्स। तो क्या क्या टसल्स हो रहे हैं? जैसे आपको सबसे इजी तो बिल्स वाला है कि बिल पास नहीं करते। सेकंड, अब अपॉइंटमेंट्स में भी दिक्कत आ रही है। ऑलराइट, सो दिस इज समथिंग व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड। आई एम नॉट सेइंग लाइक इफ यू वांट टू लिसन माय पर्सपेक्टिव इज वेरी क्लियर।
कि द डायरेक्शन शुड बी वेरी क्लियर, बिकॉज इन इंडिया द प्रॉब्लम इज कि डायरेक्शंस क्लियर ही नहीं है, सारी चीज़ें चलती हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिशन, बिकॉज गवर्नर की डिस्क्रिशन बहुत ज़्यादा है इन केस ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन इन कंपैरिजन टू प्रेसिडेंट, वो आप सब लोग भी जानते हैं, डिस्क्रिशनरी पावर्स बहुत ज़्यादा यूटिलाइज होती हैं, and at times they may jeopardize the functioning of the democracy itself. So India needs to do something strict. We need to follow certain rules. कुछ guidelines बननी चाहिए, वो follow होनी चाहिए. सरकारिया कमीशन, पुंछी कमीशन, even the various commission which have been appointed for reviewing our constitution like वेंकटचला कमीशन, इन सब की रिकमेंडेशन आप याद रख सकते हैं फॉर गिविंग द एडवाइस जब भी यूपीएससी आपसे आंसर पूछे. हमारा काम इसके ऊपर फोकस करना है. लेट्स नॉट गो इनटू द पॉलिटिक्स. लेट अस नाउ सी सेकंड टॉपिक. अब ये टॉपिक बहुत छोटा सा है, इस टॉपिक में आपको बस थोड़ी सी एक दो चीज़ें जाननी है, राइट, ज़्यादा इसमें. नाउ दिस टॉपिक इज विद रिस्पेक्ट टू रशिया. जब आप सब लोग जानते हैं पुतिन, ही हैज़ बीन लाइक एन आयरन मैन विद रिस्पेक्ट टू रशिया. ही विंस विद 88% वोट शेयर. 88%. इंडिया में जो पॉलिटिकल पार्टी जीतती है मुश्किल से 40-45% के आसपास लेती है, यहाँ पे 88%. So Vladimir Putin, he secured a whopping 88% vote share in the recent presidential election. Alright, तो ये आपको याद रखना चाहिए. यूपीएससी प्रीलिम्स में ऐसा क्वेश्चन आता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री रिसेंटली इलेक्शंस कंडक्ट किए गए हैं. तो अब आप जान सकते हो कि भाई इंडिया में भी हो जाएंगे, तब तक रशिया में भी हो रहे हैं, तो यू शुड हैव ए रूल अबाउट इट. नाउ कितने ईयर्स का टर्म है इनका? 6 ईयर का इनका टर्म है. नाउ लेट अस जस्ट ब्रॉडली सी, बिकॉज इस आर्टिकल का बहुत ज़्यादा कोई काम ऐसा सच नहीं है, बस एक है. When we'll discuss the international relation in the future, so you should know who is the leader of Russia. He has been a leader for last 2 decades. So इन्हीं का ही राज चल रहा है वहाँ पे. Very limited number of candidates were allowed to contest in these elections. Just. Moreover, he first came to power, several of Putin's opponents have been barred from contesting polls, with some such as Alexei Navalny. And he is a person who was in opposition to Putin, and eventually he died mysteriously in prison. तो ये यार चीज़ें चल रही हैं. Whenever we talk about communism, Russia is one of the state which is a follower of communism. वहाँ भी कम्युनिस्ट पार्टी का ही लीडर है ये Putin. Same is with China. So in these countries, political freedom is very less. और जब भी political freedom less रहती है, human rights eventually they are also not being utilized by their citizens. Allowed ही नहीं है, मतलब जो मन में चाहे ये कर सकते हैं. See 3 people they were in the fray. Nikolai, अब इनकी प्रोनाउंस करना भी अपने आप में दिक्कत है. So Nikolai Kharitonov, then we have Vladislav Dvankov and Leonid Slutsky. So these are the 3 presidential candidates who were there. अब हमें इससे रिलेटेड कुछ ज़्यादा याद करने का जरूरत है नहीं. They have got around 4.7% vote, second got 3.6% and the last one got 2.5% vote share. So हमारे लिए इतना कोई काम का चीज़ है नहीं. What is important to know that he is in power, he is having good relationship with our Prime Minister Modi ji, and our relationship are now going to be on the same. जब भी IR में एक मेंस का पॉइंट लिखोगे तो वहाँ पे लीडरशिप के बीच की जो इक्वेशन होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है. तो यहाँ पे हमारी इक्वेशन अब सही रहने वाली है, एंड फॉर फ्यूचर पर्पस seeing it from India's national interest तो अच्छा ही है, because he is relatively benevolent towards us. But the only problem which may get accentuated, he is also having very deep relationship with China. In fact, इनकी एक बहुत बड़ी डील साइन हुई थी $400 बिलियन की गैस के ऊपर रिलेटेड. तो वो अब इंडिया के लिए थोड़ा सा वरिंग है, बिकॉज अगर लीडरशिप चेंज होती तो चीज़ें थोड़ी सी पर्सपेक्टिव चेंज हो सकते थे विद रिस्पेक्ट टू चाइना. बट नाउ देयर इज गोइंग टू बी कंप्लीट कंटिन्यूएशन ऑफ द पॉलिसीज. तो इंडिया को वहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा. ठीक है. नाउ लेट अस फोकस टुवर्ड्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट आई वुड से, और इसके आप नोट्स बना सकते हैं. अभी तक जो 2 टॉपिक थे उनके आप नोट्स नहीं भी बनाएंगे, सिर्फ हाल की 1-2 पॉइंट लिख लेंगे तब भी चल जाएगा. इस टॉपिक के आप लोग नोट्स बनाएंगे मेरे साथ. ठीक है. चलिए, दिस टॉपिक इज अबाउट क्लाइमेट. देखिए, क्लाइमेट चेंज हैज बिकम अ रियलिटी. मैनी पीपल लाइक डोनाल्ड ट्रम्प कंसिडर दिस इज अ होक्स, कि ना ये सब झूठ है, मैं नहीं मानता इन सब चीज़ों को. लेकिन ऐसा रियलिटी में है नहीं. अब इसको प्रूव करने के लिए डेटा सेट चाहिए कि कैसे हम इसको प्रूव करेंगे. तो आप लोग डेटा याद रखेंगे, आप लोग हवा में बात नहीं करेंगे. सो द टाइटल इन इटसेल्फ आई वुड से इट्स वेरी गुड, राइट. टाइटल अच्छा है. आई एम नॉट हैप्पी विद दिस सिचुएशन. टाइटल इज गुड. ओशंस हैव अ फीवर. अगर आप ऐसे लिखते हैं, इसको रटाओ आप. भाई ये कितना अच्छा स्टेटमेंट है दैट ओशंस नाउ दे हैव अ फीवर, राइट. फीवर इज लाइक व्हेन वी टॉक विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन बीइंग्स, हमारा जो नॉर्मल टेम्परेचर है उससे ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है. सेम इज हैपनिंग. सो वेरी गुड
use of a subheading has been done. This can be utilized in your essay paper. Average sea surface temperature in Feb reached a new height in 2024. Oceans have been unusually warm for a year now, and the consequences for marine ecosystem can be severe and irreversible. These are the kind of topics where UPSC makes a lot of questions. Prelims में भी आता है, मेंस में भी आता है. यहाँ पे बहुत सारी नई की टर्म्स आने वाली हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी, राइट? So let us see. तो अगर हम ये ग्राफ देखें, आप इस ग्राफ को अच्छे से देखिए. ग्राफ पे एक्चुअली उन्होंने मार्क किया हुआ है 2023 का ऑरेंज से इन्होंने मार्क कर रखा है, ठीक है. ग्रे जो है वो प्रीवियस ईयर्स का है, एंड जो आपका बिल्कुल ब्लैक में बोल्ड में चल रहा है विच इज रफली फ्रॉम हेयर, तो ये आपका 2024 का. तो कैन यू सी कि भाई डिस्टिंक्टली जहाँ पे 20.5 के आसपास लास्ट ईयर स्टार्ट हुआ था, वहाँ इस बार 21 से ही स्टार्ट हुआ है, 21 डिग्री सेल्सियस. एंड द सी है ना, सी में जितने भी ऑर्गेनिज्म दे आर वेरी वेरी सेंसिटिव टू टेम्परेचर. विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस आर्टिकल. प्लीज आप नोट्स बना लीजिए, इसमें इतना अच्छा इन्फॉर्मेशन है. जब मैं भी पढ़ा था, इवन आई वॉज गेटिंग वैल्यू एडिशन इवन आफ्टर रीडिंग न्यूज़पेपर फॉर 10 years. तो आप ये चीज़ समझ लीजिए, जिसमें बहुत अच्छा हो, तो ये आपके एनसीईआरटीज में नहीं मिलेगी इतनी अच्छी चीज़, ये आपको बहुत सारे मैगजीन्स में भी नहीं मिलेगी ना. इनफैक्ट वी आर ऑल्सो हैव ए करंट अफेयर्स कोर्स. तो जब भी हम बनाते हैं नोट्स, तो हम इन टॉप ऐसे आर्टिकल्स को बिल्कुल पूजा करते हैं कि भाई ये बहुत अच्छा आर्टिकल है. सी, अगर हम ब्रीफ में देखें तो इन्होंने यहाँ पे दे ही रखा है. अगर आप ब्रीफ में देखें, ब्रीफ में क्या है, that when the oceans will become warmer, it will lead to increase in ocean stratification, which leads to less absorption of carbon dioxide by oceans. अगर हम बात करते हैं, एक टर्म होता है कार्बन सिंक. ओके, the term is carbon sink. That since the greenhouse gas emissions they are getting increased year by year, and they're further going to increase because countries like India, China, we are still in the process of development. West की तरह नहीं है, but we can completely switch towards the clean technology. है ना, हमारे पास बहुत बड़ा burden है. We have to ensure development in our country. So carbon sink, अगर हम बात करें, दिस इज अ टर्म विच रिफ्लेक्ट्स कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कार्बन को एब्जॉर्व करती हैं. वो आपका फॉरेस्ट में आता है, ओशन में. सबसे बड़ा जो कार्बन सिंक है इन द वर्ल्ड, दैट इज द ओशंस, राइट. सो सिंस उनके पास ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी इतनी एब्जॉर्व कर चुके हैं, तो इवेंचुअली उनकी जो कैपेसिटी टू एब्जॉर्व है, दैट इज गोइंग टू डिक्लाइन. सेकेंड, marine heat waves become more frequent and more intense. Nutrient not being able to travel to ocean surface from below, threatening a collapse of marine ecosystem. Hurricanes and cyclone may also become frequent and more intense. Coral bleaching will take place. It reduces the reproductivity of coral areas. So ये इन्होंने ब्रीफ में दे रखा है, ठीक है. जब भी हम जनरल स्टडीज के बारे में देखो, जनरल स्टडीज में जब भी आप आंसर राइटिंग करना सीखोगे तो आपको ब्रॉड पॉइंट्स तो पता ही होने चाहिए. उसके लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन एग्जाम्पल्स भी चाहिए इनको सपोर्ट करने के लिए. तो अगर आप नोट्स बना रहे हो, इस बॉक्स को नोट्स की तरह यूज कर सकते हो. फिर उसके साथ छोटा छोटा फैक्ट्स डाल देंगे बस मेंस के हिसाब से. प्रीलिम्स के लिए कुछ एक दो चीज़ और है, मैं आपको समझाता हूँ. लेट अस सी द इंट्रोडक्शन. सो इंट्रोडक्शन में क्या बात करें, द एवरेज ग्लोबल सी सरफेस टेम्परेचर. ओके, द टेम्परेचर ऑफ द वाटर एट द ओशन सरफेस इन Feb 2024 इट स्टूड एट 21.06. से 21 लेके चलते, इतना तो याद नहीं रहेगा. द हाइएस्ट एवर इन डेटा सेट गोइंग बैक टू 1979. तो अगर हम डेटा देखें पिछले 40-45 साल का, तो सबसे ज़्यादा अभी का टेम्परेचर हो गया 21 डिग्री. एंड दिस डेटा इज गिवन बाय कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस. नाउ इफ वी सी फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, प्लीज इसके ऊपर थोड़ी सी पढ़ाई कर लीजिए. व्हाट इज दिस कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस, व्हाट काइंड ऑफ डेटा सेट डू दे प्रोवाइड, किस स्पेसिफिक कमीशन से रिलेटेड है. तो ये यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड है. क्या इस डेटा सेट का यूजेबिलिटी क्या है, कैसी पार्टनरशिप है, ये ऐसे क्वेश्चन आप प्रीलिम्स में देखने को मिलते हैं. तो जब भी ऐसा आर्टिकल आए तो समझो कि हाँ, ये इसके ऊपर थोड़ा सा, अभी आपका न्यूज़पेपर में तो है नहीं. सिमिलरली इट विल नॉट बी इन द मैगजीन्स ऑल्सो, बिकॉज वो भी इसके आसपास से बस लिख के निकल जाएंगे. तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इसको थोड़ा सा सर्च करें, बिकॉज देखो यूपीएससी यही चीज़ें चेक करता है आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, राइट. So the previous record was around 20.98 degrees Celsius, which was set in August 2023. अब ये problematic है हमके लिए, because every year it is increasing, right? Now why are the oceans getting warmer? इसके तो बहुत basic reasons हैं जो हम सबको पता है. कुछ इसके man-made हैं, anthropogenic हैं, कुछ इनके specifically natural causes हैं, because कुछ factors हैं like El Nino, which comes after every few years, तो वो भी increase कर देते हैं ocean का sea temperature. That is El. Then
Since the middle of 19th century, human activities include burning of fossil fuel, greenhouse gassing, carbon dioxide, methane, ozone, etc. Even the hydrofluorocarbon, which trap the heat in atmosphere and contribute to global warming. ये हम सबको पता है basic level का. As a result, average global temperature has risen at least 1.5 degrees Celsius above the pre-industrial times. Please remember it. जितने भी क्लाइमेटिक कन्वेंशन है उनका ये है कि भाई 2 डिग्री से ज़्यादा नहीं करने देंगे, राइट. बट बेस्ट होगा इफ इट इज ओनली अप टू 1.5, और 1.5 में से 1.2 तो ऑलरेडी हो चुका है. इट इज कंसर्निंग फॉर ऑल ऑफ अस. Almost 90% of the extra heat trapped by them has been absorbed by oceans. Again, carbon sink. 90% of the extra heat trapped by these has been absorbed by whom? By the oceans. That's why they're getting warmer, which has made them steadily warmer over the decades. Other factors which contribute to the rise in ocean temperature, which includes El Nino. I hope all of you know about the concept of El Nino. तो prelims के लिए दो चीजें हो गई. पहला तो हमने बात किया था about the Copernicus Climate Change Service, number one. Second, we have discussed about El Nino, which eventually refers to abnormal warming of surface water in the equatorial Pacific Ocean. तो जो आपका पेरू है उसके आसपास का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होने लगा. दैट्स द रिजल्ट ऑफ दैट. इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है थ्रू आउट द वर्ल्ड. सी सरफेस टेम्परेचर इंक्रीज होता है. इवन आवर मॉनसून गेट्स अफेक्टेड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस. ओके, सो ये आप एनसीईआरटी से अच्छे से पढ़ेंगे. एंड द करंट हाई ग्लोबल डेली एवरेज जो हो रही है, इट इज began to rise well before the ongoing El Nino event developed fully and remains unusually high. तो उससे पहले ही स्टार्ट हो गया है. तो अब और क्या रीजंस हैं which will contribute to this? So एक रिपोर्ट दिया गया है by the Wired magazine. Wired magazine says that this year जो डस्ट आता है सहारा डेजर्ट से, that is also less because of weak wind. ना विंड अगर वीक होगी तो हवा नहीं बहेगी तो डस्ट को कैसे कैरी करेगी from one place to another? That is very clear. So as a result of this, the dust typically forms a giant umbrella that shields the Atlantic water and reduces ocean temperature. However, this year वो नहीं हो पाया है. That's why the giant umbrella बनता है that is partially folded. So giant umbrella अगर कोई UPSC में concept पूछ ले with respect to Atlantic Ocean. So what is this giant umbrella? This is nothing but this is dust carried by the wind towards the Atlantic Ocean, which eventually helps in reducing the sea surface temperature. देखो पढ़ाई करते करते आपको ये चीज़ें सीखनी पड़ेंगे. You have to become a topper. तो टॉपर का काम क्या है? सीखना, और सीखते सीखते उसको बेहतर करना. Another factor is the drop in the amount of sulfur followed in the marine shipping fuels. अब ये थोड़ा सा ना कॉन्ट्राडिक्टरी है. You'll feel like कि यार अगर सल्फर को कम करना यूज़ किया है तो इवेंचुअली ग्रीन हाउस गैस तो कम होना चाहिए. SO2 वगैरह अगर कम होगा तो एटमॉस्फेयर में तो कम होना चाहिए. बट इसका एक स्पेसिफिक रीजन दे विच वाज समथिंग न्यू फॉर मी आल्सो, दैट आफ्टर दीज रेगुलेशन बिकेम प्रोमिनेंट फ्रॉम 2020 टू रिड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड एमिशन हेल्ड डैमेजिंग एयर पोल्यूटेंट. क्या होता है बिकॉज ऑफ SO2 सल्फर डाइऑक्साइड? इट लीड्स टू सल्फेट एरोजोल्स इन द एटमॉस्फेयर. और एरोजोल आज आपको पता है दिस हेल्प्स इन द क्लाउड फॉर्मेशन विच इवेंचुअली उसका एल्बिडो ज़्यादा होता है विच रिफ्लेक्ट्स द सनलाइट. That's why एक तरीके से वो ग्रीन हाउस गैस भी, but at the same time it also helps in the creation of sulfate aerosols which are good for the creation of clouds. तो ये सारे इन्होंने फैक्टर्स बताए हैं. कुछ इनमें से 100% नए होंगे आप लोगों के लिए. तो आप लोग क्या करेंगे? इन फैक्टर्स का एक छोटा सा नोट जरूर बना लेंगे. ओके, बिकॉज जो हमने ऊपर पढ़ा है ये ब्रीफ इम्पैक्ट, वो सिर्फ इम्पैक्ट के बारे में बात कर रहा है, रीजंस के बारे में बात नहीं कर रहा, तथ्य के बारे में बात नहीं कर रहा, फैक्ट्स नहीं बता रहा है, किसने रिपोर्ट दी ये नहीं बता रहा है. ये सब आपको आर्टिकल से निकालना पड़ेगा. दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू आउट ऑफ दीज 3 आर्टिकल दिस इज थर्ड आर्टिकल दैट वी आर सीइंग. ये सबसे बेस्ट आर्टिकल है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से. प्रीलिम्स के क्वेश्चन बनने का सबसे बड़ा स्कोप भी इसी आर्टिकल में से निकल रहा है. हाँ, रशिया वाला आर्टिकल तो मोर और लेस इतना इंपॉर्टेंट है नहीं. पहले वाला आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट था, गवर्नर वाला. Consequences, अब देखो consequences क्या होते हैं. These are few new things which have been discussed by this. Like सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? It creates irreversible consequences for the marine ecosystems. कैसे? Number one, it leads to ocean stratification. How? The natural separation of ocean water into horizontally layers by density with warmer, lighter, less salty and nutrient poor laying on top of heavier, colder this. इसमें प्रॉब्लम आता है. जैसे भी हम सी का देखें तो उसमें लेवल्स होते हैं, राइट. जो ऊपर वाला होता है सरफेस लेवल, उसमें न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं, वो डेंसिटी भी लेस होती है, तभी तो ऊपर हो गए. तो गेम बेसिक गेम है, साइंस है. नाउ एज यू वर डिस्कसिंग कि स्ट्रैटिफिकेशन जो है वो एक्सटेंड हो जाता है, एंड इवन द करंट्स, विंड और टाइड जो होते हैं वो उसको मिक्स नहीं कर पाते. उसकी वजह से क्या होगा? सरफेस के ऊपर न्यूट्रिएंट्स नहीं आएंगे तो इवेंचुअली मैरीन इकोसिस्टम इज गोइंग टू गेट अफेक्टेड.
Thus, the surface ocean becomes less dense than the deep ocean and remains surface where it may not even more warm, may get even more warm, naturally, because of direct sunlight and its impact. Due to this, oceans are able to absorb less carbon dioxide from the atmosphere, and the oxygen absorbed is not able to mix properly with cooler water below, threatening the survival of marine life. I hope you're able to understand क्यों हम ये बात कर रहे हैं, क्यों इतना important है. Second, अगर nutrients if they will not go below, eventually it will reduce the population of phytoplankton. Phytoplankton the single celled plants हैं जिनको कौन खाता है, इनको zooplankton eat करते हैं, which are further taken by crabs, fish, sea stars. So पूरा जो marine ecosystem की population है देखो पूरी collapse कर सकती है अगर phytoplanktons जो है वो grow नहीं हो पाएंगे, and that is going to happen if the nutrients are not reaching the bottom. Next, the warmer oceans causes marine heat waves. तो marine heat waves बन जाती हैं उसकी वजह से, which occurs when surface of a particular region rises to 3 to 4 degrees Celsius above average temperature for at least 5 days. ये भी है, and between 1982 to 2016, such heat waves have doubled in frequency. ये आप डेटा याद कर सकते हैं, marine heat waves they have doubled in frequency and become longer and intense since 2021, and this report is given by IPCC panel, which is the most famous panel with respect to climate change. This marine heat waves leads to coral bleaching. Coral bleaching आपको पता होना चाहिए. Corals क्या करते हैं? They are very sensitive to temperature, right? And they live and they have this symbiotic relationship with an algae known as zooxanthellae. So जब भी temperature increase होता है, they expel this. Okay, they expel this and eventually becomes white, and eventually later on their productivity also decreases. Fish kills होने लग जाते हैं इसके वजह से. तो ओवरऑल हमें क्या समझा कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा. हीट वेव्स का इम्पैक्ट क्या होता है? माइग्रेशन पैटर्न जो एक्वाटिक एनिमल्स का होता है दैट गेट्स अफेक्टेड. इसका आप एग्जांपल याद करेंगे. देखो मेंस के लिए एग्जांपल क्या है, दैट इन 2012 over northwest Atlantic Ocean, marine species that like warm water to move northward and migrate, and they started, their migration got affected. ठीक है, तो हीट वेव्स ऐसा कर रहे हैं, और एग्जांपल कहाँ का है? अटलांटिक ओशन 2012. बस इतना भी याद कर लोगे तो आप सपोर्ट कर पाओगे अपने पॉइंट्स को. ऐसे आंसर राइटिंग के बारे में सीखा जाता है. ठीक है. According to several studies, higher ocean temperature may also result in more frequent hurricanes. cyclone, वो तो बहुत ही generic points है. That is why storm travel across hot ocean, they gather more water vapor and heat, and eventually they have devastating impact for the humans. Finally, अभी क्या बात चल रहा है? These concepts are set to become worse, and World Meteorological Organization, इस organization को यहाँ पढ़ेंगे. ठीक है, क्या रिपोर्ट देता है? What is the report? State of Global Climate Report said that 66% chance at least one of the years between 2023 जो फिनिश हो चुका है and 27, the threshold 1.5 is going to get crossed. अब ये prelims के लिए बहुत important है. That from 2024 अब तो वो आ ही चुका है, फिर 2027 1.5 डिग्री को हम क्रॉस कर सकते हैं. 1.2 तो हमने ऑलरेडी क्रॉस कर ही लिया, तो 0.3 डिग्री सेल्सियस का गेम बचा हुआ है. The only way to avoid or blunt this is to reduce GHG, but the planet is nowhere close to this, and this is something which is been reported by the Copernicus जो आपकी climate change service है. So please, this is a very important article. बहुत unique point इसमें से निकले होंगे. इस पे आराम से एक मेंस का 10 या 15 मार्कर क्वेश्चन बन सकता है. इसमें 2 अच्छी टर्म्स निकली है, जैसे Copernicus climate change service. You have to read about it. कार्बन सिंक क्या होता है, व्हाट इज द रोल ऑफ ओशंस इन हाउ दे आर द लार्जेस्ट कार्बन सिंक, वो आपको पता होना चाहिए. व्हाट इज दिस जायंट अम्ब्रेला ओवर द सहारा डेजर्ट, प्लीज नो अबाउट दैट ऑल्सो. इम्पैक्ट ऑफ सल्फर विच वाज अ बिट ऑफ अ डाइकोटमी, वो आपको समझना है. ठीक है. कॉन्सिक्वेंसेज, मरीन हीट वेव्स, एग्जाम्पल्स याद करने हैं. एंड वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स प्रेडिक्शन दैट विद इन नेक्स्ट 3 to 4 years 1.5 डिग्री को हम ब्रीच करने वाले हैं. तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल था आज का, एंड आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू हैव अ लिटिल बिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस. नाउ द लास्ट आर्टिकल फॉर टुडे, इट इज़ अबाउट फॉरेस्ट फायर्स. फॉरेस्ट फायर्स का क्या है कि एवरी ईयर फॉरेस्ट फायर्स है ना इंक्रीज होते जा रहे हैं. क्या रीजंस है उसके? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड. तो रिसेंटली जो फॉरेस्ट फायर हुआ है वो कहाँ पे हुआ है? इट हैज हैपेंड इन नीलगिरी इन तमिलनाडु. ऑन संडे द इंडियन एयरफोर्स है ना, ये भी आपको एक टर्म आ रहा है, वो आपको याद रखना है. Indian Air Force joined the ongoing firefighting efforts of State Forest Department, deploying Mi-17V5 helicopter, इसकी जरूरत नहीं है, to conduct multiple Bambi bucket operation. तो Bambi bucket operations क्या होते हैं? Eventually they take the water from the rivers, और फिर उसको एक होल होता है at the bottom, and through this they're able to reduce the incidence of fires. उसको
आग बुझाने में हेल्प कर देते हैं. सो बम्बी बकेट, ऑल्सो नोन एज हेलीकॉप्टर बकेट और हेली बकेट, इट्स अ स्पेशलाइज्ड कंटेनर which is suspended by cable under a chopper, which can be filled by lowering into a river or a pond before being flown above a fire and discharged aerially by opening a valve at the bottom of the bucket. इसको बोलते हैं बैम्बी बकेट. इन प्रीलिम्स दिस कैन आस्क कि बैम्बी बकेट रेफर्स टू व्हाट. फिर आपको बोलेगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए यूज होती है, आप भी बोलोगे हाँ बहुत अच्छा है, बहुत सही लग रहा है. बैम्बी बकेट बकेट तो इसलिए यूज होती है स्टोरेज के लिए. बट हियर द स्पेसिफिक इट इज यूज फॉर फाइटिंग वाइल्ड फायर विच आर डिफिकल्ट एंड इम्पॉसिबल टू रीच फ्रॉम द ग्राउंड. अराउंड द वर्ल्ड हेलीकॉप्टर्स आर फ्रीक्वेंट कमीशन टू फायर फॉरेस्ट फायर्स. ठीक है, टेक्नोलॉजी का रोल कितना इंपॉर्टेंट है इन फॉरेस्ट फायर, आप समझ सकते हो इससे. हाउ कॉमन आर फॉरेस्ट फायर इन इंडिया, तो अब इसकी एक रिपोर्ट दी हुई है बहुत अच्छी, आप भी जान लीजिए. अप्रैल टू मई दे आर यूजुअली द वर्स्ट फायर मंथ अक्रॉस द कंट्री. ठीक है, अप्रैल टू मई, बट ये इंक्रीज होता जा रहा है. अब ये मार्च में भी होने लग गया, अब मार्च में ही है. तो द रिपोर्ट विच इज गिवन बाय द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ना द इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, व्हाट डज इट टेल अस दैट 36% of India's forest cover was prone to frequent fire, 4% extremely prone है और 6% हमारा very high prone है. तो अगर हम इनको कंबाइन कर दे तो अराउंड 46% ऑफ इंडियाज फॉरेस्ट दे आर प्रोन टू फायर. और उसकी अलग अलग कैटेगरीज हैं. पहला दे आर प्रोन टू फ्रीक्वेंट फायर, देन एक्सट्रीमली प्रोन एंड द 6% आर वेरी हाई फायर प्रोन. ग्लोबली अगर हम ओवरऑल वर्ल्ड की बात करें 3% ऑफ टोटल फॉरेस्ट एरिया, ओके, दे वर अफेक्टेड बाय द फायर्स इन ईयर 2015. वेयर डू वी हैव द मोस्ट फॉरेस्ट फायर्स इन इंडिया, तो ऐसे कौन से एरियाज हैं? देखो ये डिपेंड करता है, एक तो यस सनलाइट के ऊपर डिपेंड करता है, वेदर के ऊपर डिपेंड करता है. सेकंड, इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द वेजिटेशन ऑफ द एरिया. सो अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, severe fire break out in dry deciduous forest, while evergreen, summergreen and mountain इसमें थोड़ा सा कम, they are less prone to fire. इसमें ब्रिटिश का भी बहुत बड़ा रोल है. They specifically planted those kind of trees which they required for the making railway coaches for the commercial purposes. And since they have changed the overall जो species है trees के in various areas, that has also increased the incidences of forest fire in India. Forest of Northeast India, Odisha, Maharashtra, Jharkhand, Chhattisgarh, Uttarakhand, they are most vulnerable to fire during the November to June period. फिर आप याद रखेंगे जिस बीच में समर में आप जिसमें भी अपना मानसून होता है उस बीच में नहीं होता, बिकॉज मानसून का एक वो भी फायदा वो आप याद रख सकते हो. In March 2023, large bushfire raged in Goa, triggering an investigation into whether it was man-made or. हमने फॉरेस्ट फायर काफ़ी जगह देख चुके हैं. हाउ हैज़ द फॉरेस्ट फायर सिचुएशन बीन दिस ईयर, तो अभी हम पास्ट 1 वीक में देखें तो मिजोरम, मणिपुर, असम, मेघालय एंड महाराष्ट्र, यहाँ से हमें बहुत सारे इंसिडेंट मिले हैं. इसरो ने भी इसके ऊपर एक्चुअली डेटा जनरेट करता है. दे से दैट देयर इज एन अपटिक, देयर इज एन इंक्रीज ऑफ फॉरेस्ट सिंस द अर्ली मार्च इन एरियाज लाइक कोंकण बेल्ट, गुजरात, वहाँ सब पे सदर्न राजस्थान, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है. ऐसे इस डेटा का बहुत ज़्यादा रेलिवेंस नहीं है. एफएसआई की जो रिपोर्ट है उसको आप याद रखेंगे कितना परसेंट कहाँ गया और कौन कौन से वल्नरेबल स्टेट्स हैं उसको आप याद रखेंगे. फॉरेस्ट फायर साउथ इंडिया में अनयूजुअल है, येस टू सम एक्सटेंट. व्हाई? बिकॉज यहाँ पे क्या है कि even though the areas in Andhra Pradesh and Telangana are fire prone, however, according to FSI, forest in southern part of India, okay, they are less vulnerable. Why? Because वहाँ का vegetation क्या है, evergreen और semi evergreen, जिसमें आग लगने के chances कम होते हैं. That said, Tamil Nadu still has been reporting wildfire in recent years. So climate change का एक और चीज़, एक और जो उसको justify करता है कि भाई climate change आ रहा है. What the reason for the fire this year? तो अब देखो दोनों तरीके के रीजन होते हैं, मैन मेड एंड नेचुरल कॉजेज. बोथ थ्री ऑफ them so reasons are there. Okay, like human careless हम सबको पता है, बिकॉज ऑफ सिगरेट जो लोग सुट्टा वगैरह मारते हैं उसकी वजह से होता है ना, तो बर्न रहता है. कैंप फायर्स, एड्रेनलिन रश वाले भी बहुत सारे लोग हैं कि ना कैंपिंग करेंगे, ये करेंगे, एंड इवेंचुअली अगर उनकी भी कोई मिस्टेक हो जाती है, अंदाज अनदेखे में ही हो जाता है, बट हो जाता है. बर्निंग ऑफ डेब्रिस places, even poachers do it on purpose. They lit the fires so that they can do their work. And जो फॉरेस्ट वाले लोग हैं ना, जो फॉरेस्ट सर्विसेज के लोग हैं, वो फोकस करेंगे फायर्स पे, देन दे विल बी डूइंग द पोचिंग. तो वो भी होता है बहुत केसेस में, आप याद रखना उसको. They need a conducive atmosphere to spread hot and dry temperature. अब क्या क्या conditions हैं for the rising incidence of forest fires? Please understand them. Hot and dry temperature and high tree density, they are the reasons जब forest fire ज़्यादा spread होगा. And this year high aridity है ना, above normal temperature, clear sky and calm winds during the early phase of the summer are some of the contributing factor for spike in forest fire in southern India. तो ये आप factors याद कर लीजिए, prelims में पूछ सकता है आपसे कि which of the following condition are going to
सपोर्ट द इंसिडेंस ऑफ फॉरेस्ट फायर्स इन इंडिया और इन साउथ इंडिया पे 4-5 फैक्टर्स आ सकते हैं. लास्ट मंथ वाज एक्सेप्शनली हॉट एज वी हैव ऑलरेडी सीन. This Feb May has been the hottest since 1901. This can be a fact asked in the prelims. 100 साल से ज़्यादा, 100 साल से भी ज़्यादा का 120 साल का इनफेक्ट पकड़ लो आप. सबसे ज़्यादा वार्मेस्ट मंथ रहा है फेब इन साउथ इंडिया. फॉर द पास्ट 2 months बहुत ज़्यादा यहाँ पे. IMD has also warned of excessive heat factor, a value that predicts the chances of a heat wave over a region. है ना, उसको ये यूज़ किया जाता है by IMD. This also you should remember because this is a technical thing. Excess heat factor and maximum temperature has went all the way up to 40 degrees, which is insanely hot. And in the absence of rain and prevailing high temperature, IMD has even classified almost all districts in India into mild aridity. ठीक है, so these were the topics for today. I hope अगर आपको अच्छा लगा so please tell us in the comments. इसको और improve करेंगे with the period of time. But my focus is please try to learn from this. Okay, don't become too much dependent. वो आपको एक चीज़ समझनी चाहिए बिकॉज बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जो स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं, बट अनदेखे में क्या होता है ना, डिपेंडेंसी सिंड्रोम यूज बन जाता है और आप सब लोग सिर्फ उसी का डिपेंड करें तो आपकी स्टडीज इफेक्ट होते हैं, एक दिन वीडियो नहीं आता. सो व्हाट विल बी ट्राइंग कि हम इवनिंग में इसको पोस्ट क्या करेंगे. आप शांति से अपना पढ़ाई करिए, इनको एक बार सुन लीजिए, समझ लीजिए किसके नोट्स बनाए. जैसे अगर इसमें से नोट्स आपको बनाने भी हैं तो क्लाइमेट चेंज वाला जो टॉपिक था उसके नोट्स बनाएंगे तो सबसे अच्छा रहेगा. ठीक है, लाइक दिस वन, ओशंस हैव अ फीवर. बाकी का थोड़ा बहुत फैक्ट्स है. GS 1 2 3 4 सबकी एक नोटबुक बना लीजिए. जो जो अच्छे अच्छे फैक्ट्स आएंगे टॉपिक वाइज हम उसमें लिखते चले जाएंगे, जिसको बाद में यूटिलाइज करेंगे एज एग्जांपल्स. सारे टॉपर्स उसी स्ट्रेटजी को यूज़ करते हैं, मैंने भी उसको यूटिलाइज किया. दैट्स हाउ आई वाज एबल टू क्लियर द एग्जामिनेशन 2 times. है ना, एक बार मेरा 369 रैंक आया 2016 CSC में and 2018 I was able to get 146 ranks. So please try to understand current affairs played a very important role in my success and you should also try to learn the basic ingredient कैसे उसको यूटिलाइज करते हैं. प्रीलिम्स में बहुत सारी मैगजीन्स विफल रहती हैं क्वेश्चन प्रेडिक्ट करने में. अगर आप इसको फॉलो करोगे तो वो दिक्कत नहीं आने वाली, अच्छे से आप कवर कर पाओगे. इन द फ्यूचर विल ट्राई टू एक्सपेंड कितना हम कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको और ब्रीफ करेंगे क्योंकि देखो मेरा फोकस समझाने पे है. अगर मैं बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी में करूँगा तो आप लोग एसेंस को कभी पकड़ नहीं पाओगे टॉपिक. ठीक है, so all the very best and we'll meet you very shortly tomorrow itself.